ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। डिप्रेशन बहुत बार फिजिकल सिम्टम्स के साथ आता है। एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में अंतर क्या होता है? हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन। तो अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, कुछ काम करना अच्छा नहीं लग रहा, शरीर हमेशा थका थका लग रहा है, ये ला के रख लिया घर में, सल्फास की गोली ला के रख लिया घर के अंदर में। डिप्रेशन की भी यहाँ पे कैटेगरीज होती बीपी है, शुगर है, वैसे ये भी एक बीमारी। बीपी का पादुकोण को भी हो सकता है, विराट कोहली को भी हो सकता की चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है विदाउट जजिंग यू। है। पैनिक अटैक इज अ मोमेंटरी रिएक्शन, सब खत्म होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। पैनिक अटैक में होता मौत का डर महसूस होता है। आपने पहले 4 या 5 साल बच्चे को फोन से दूर रखा कि आपका डिल्यूजन ही आपका सोल्यूशन है। एनी 4 पॉइंट्स हाउ टू रिकॉग्नाइज डिप्रेशन। औरतों को डिप्रेशन जब होता है, मैं मन में जो भी है मैं इसके सामने बक सकता हूँ, ये बात इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाएगी। यार मैं ओवर थिंकिंग में बड़ा करता हूँ। आपका जो सोने का कमरा दैट शुड बी एब्सोल्यूट डार्क। जिद्दी दिल के सेट पे आज जो गेस्ट हैं उन्हें हमने आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया है क्योंकि ये मैटर ही ऐसा है, ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं या बहुत कम बात करना पसंद करते हैं। आज हमारी सोसाइटी को इस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दोनों की। आज मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर वरिंदर खत्री सर। एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्होंने 10 साल अपने जीवन के डेडिकेट किए हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को। साथ में मैं वेलकम करना चाहूँगी हर्षिता सेठिया मैम का, और वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ में आज उन दोनों को बिठाने के पीछे हमारा मकसद यही था कि हमें इनकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है और ये जो ज़रूरत है किस तरीके से हम पूरी कर सकते हैं। सो सर, आप और मैम दोनों का आपका वेलकम है द जिद्दी दिल शो पे। और सबसे पहले जो एक सवाल, क्योंकि वो मेरे मन में भी उठा था, वो यही था कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में अंतर क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं बेसिकली। फॉर साइकियाट्रिस्ट इज अ मेडिकल मैन, डॉक्टर है वो प्रॉपर। ओके। तो वो पहले MBBS करनी पड़ेगी उसके लिए, देन MD करनी पड़ेगी साइकियाट्री में, देन यू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट। ओके। फॉर साइकोलॉजिस्ट इज टोटली डिफरेंट फील्ड, जिसमें ग्रेजुएशन आइदर BSc और BA होगी, then MSc, MA, and then MPhil and PhD. With that, you can become psychologist, doctor also. But they are not a medical man. They will not write the medicines. So basic difference is like psychiatrists will diagnose, write medicines, and do therapy. And psychologists, जो हैं, they will be more in therapies. So they will be working together for a patient benefit. सो लाइक यू गाइज आर लाइक, जो भी होता है आप लोग एज अ टीम काम करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कहीं पे ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें दोनों का एक मिक्सचर चाहिए होता है इन सारी चीज़ों से उभरने के लिए। फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट दोनों का मिक्सर ही चाहिए होता है, बिकॉज थेरेपी सेशंस आर क्वाइट लॉन्गर। फॉर ईच थेरेपी सेशन विल टेक अराउंड 45 minutes to 1 hour. So first the patient will come to psychiatrist, then we'll diagnose him, we'll start him on medications, and then we'll decide कि if he requires therapy, then we'll refer the patient to psychologist. So after that she will start working out, she will make a plan on the basis of okay, like it's a complete procedure कि जहाँ पे वो आपके पास आ रहे हैं और वहाँ से आप ये डायग्नोज करते हैं कि ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है या हमें इसके लिए और भी ज़्यादा कंसल्टेशंस की ज़रूरत है या नहीं है। Exactly. तो आप इनको आगे थेरेपीज की ज़रूरत है या नहीं, बिहेवियर थेरेपीज की ज़रूरत है या नहीं, then we'll refer them to psychologist. वेरी नाइस। सो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस हम इस एपिसोड में दोनों को बराबर लेके चलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल इलनेस होती क्या है, और हम अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी पे नहीं है। सर में दर्द है, पैर में दर्द है, चोट लग गई है, कुछ भी हो गया है तो हमें डॉक्टर याद आते हैं, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं अपनी मम्मी को जाके बोल दूँ कि मुझे डिप्रेशन हो रही है तो मुझे चाटा पड़ेगा कि ये कौन सा कंसेप्ट आप उठाकर लेकर आ गए हो। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन है क्या, और अगर है तो उसको मतलब कैसे पता चले कि इसको डिप्रेशन है और उसका इलाज क्या है। सो बेसिकली 2 पार्ट थे आपके क्वेश्चन के। फर्स्ट थिंग इज जो आपने बोला, दैट इज बेसिकली द स्टिग्मा विद द मेंटल इलनेस, नॉट ओनली फॉर डिप्रेशन, फॉर किसी भी मेंटल इलनेस के लिए, बच्चों में भी बड़ों में भी, देयर इज अ स्टिग्मा टू गो टू साइकियाट्रिस्ट टू सीक हेल्प। वो रहता है इंडियन पॉपुलेशन में, स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर। टायर 1 सिटीज़ आर नाउ, जो मेट्रोपॉलिटन्स है, दे आर स्टिल मच मच बेटर इन दैट थिंग कि मतलब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो दे आर स्टिल सीकिंग हेल्प, बट
फॉर अदर सिटीज़ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। जैसा आपने बोला कि अगर कोई बच्चा जाके बोलता है 12-15 साल का कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लो मूड लग रहा है, मेरा पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा, या मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स विल से कि थोड़ा घूम ले, थप्पड़ लगा दिया या कुछ कर दिया, तो डांट भी पड़ जाती डांट है। भी पड़ गई कि ये सब क्या नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। नॉट इवन दैट, अगर आप डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन बहुत बार फिजिकल सिम्टम्स के साथ आता है, लाइक एक पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी लग रहा है, या कुछ भी ऐसा सिम्टम, टांगों में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिजिशियन के पास आप पहले वहीं जाएंगे और दे विल डू ऑल द टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, और सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। सो व्हाट डॉक्टर विल डू दैट, ही विल अंडरस्टैंड कि ये साइकेट्री इलनेस का केस है, बेसिकली डिप्रेशन का केस है, तो विल रेफर द पेशेंट टू साइकेट्रिस्ट, कि आप वहाँ जाके दिखाओ। जहाँ ही वो दिखाया तो पेशेंट विल फील, जो जनरल ओपिनियन लोगों का, अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मुझे यहाँ भेज रहा है। सो जो एक पर्टिकुलर स्टिग्मा अटैच हो गया कि पागल, अगर साइकेट्रिस्ट में जाएंगे तो आपको पागल डिक्लेयर कर दिया जाएगा सोसाइटी के अंदर में, कि अगर आप ये भी बोलेंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो पागल है, लगता है इसलिए साइकेट्रिस्ट। तो दैट स्टिग्मा इज देयर। वो स्टिग्मा दूर होना बहुत जरूरी है, एंड विल टेक टाइम एक्चुअली, एंड विद एजुकेशन एंड विद कॉन्स्टेंट सोशल अवेयरनेस ये चीज़ें दूर होंगी। और सेकेंड पार्ट तो जो था डिप्रेशन इज मेंटल इलनेस, ठीक है, दिमाग की एक बीमारी है, मानसिक अवसाद बोलते हैं हम हिंदी में। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है कि थोड़ा सा कुछ हुआ, मूड थोड़ा, मन थोड़ा उदास है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रेस आया अचानक से, तो इट इज़ मोर ऑफ अ एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शंस, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन तब बनता है जब कांस्टेंट या परसिस्टेंट मन उदास रह रहा है। जो डिप्रेशन की डेफिनेशन है, मैं बाद में आसान से बताऊंगा, तो उसमें जो डेफिनेशन में देयर शुड बी अ परसिस्टेंट लो मूड, लाइक 24 घंटे पूरा मन उदास रह रहा है, एंड दैट शुड बी अ ड्यूरेशन मिनिमम 15 डेज, 15 दिन कम से कम लगातार मन उदास रह रहा है, कुछ काम करना अच्छा नहीं लग रहा, शरीर हमेशा थका थका लग रहा है। ये 3 कार्डिनल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की। मन उदास रहना, जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लग रही, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटी, एंड लैक ऑफ एनर्जी, हमेशा थका थका रहना। इसके अलावा बाकी सिम्टम्स, कम खाना शुरू हो जाना या ज़्यादा खाना शुरू होना, बिंज ईटिंग होना, कि डिप्रेशन में बिंज ईटिंग बहुत कॉमन है। मतलब जब मन उदास है, रह रहा है, जब लो रह रहा है, तो वो बहुत, रात को नींद नहीं आ रही तो उठ के च्यू कर रहे हैं, कुछ भी चिप्स खा रहे हैं, दे विल गेन वेट। पर उल्टा भी होता है कि खाना बिल्कुल बंद हो जाता है, खाने का मन ही नहीं कर रहा, खाने का अच्छा ही नहीं लग रहा, तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो सडन वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ऐसा माइल्ड वैरायटी होती है, फिर मॉडरेट आती है जिसमें सिम्टम थोड़ी बढ़ के आती हैं, और सीवियर वैरायटी में जब सुसाइडल आइडियाज़ आने लग पड़े, सुसाइड करने के विशेज़ आने लग पड़े, या फिर सुसाइड की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, रस्सी ला के रख लिया घर में, सल्फास की गोली ला के रख लिया घर के अंदर में, अचानक से विदाउट एनी रीज़न ये चीज़ें लानी शुरू कर दी हैं, तो दैट विल बिकम अ सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। सो लाइक आप कहना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन की भी यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, स्टेजेस होती हैं, कि जो इनिशियल जो उसके सिम्टम्स होते हैं और लास्ट स्टेज तक आने में, तो वो स्टेजेस सारी वक्त देता है, बिल्कुल डिप्रेशन वक्त देता है हमें। हम जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, दवाइयाँ, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उतना छोटा होगा, थेरेपी का टाइम भी उतना कम लगेगा, हम जितना डिले करते जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ अवेयरनेस चाहिए। जब तक अगर अवेयरनेस ही नहीं है, जब तक लोगों को पता लगता है, तब तक वो एक सुसाइड अटैम्प्ट कर चुका होता है, फेलियर सुसाइड अटैम्प्ट हो गया, कोई हैंग करने की कोशिश किया, घर वालों ने देख लिया, तब जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तब हॉस्पिटल वाले फिर साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं। देन लोगों को रियलाइज होता है कि अरे ये थेरेपी तो लेनी, ये तो ट्रीटमेंट लेना जरूरी था, ये तब रियलाइज होता है जब तक कि सीवियर हो चुका होता है। बट अगर अवेयरनेस होगी, आप माइल्ड फॉर्म में ही अगर अपने आप को डॉक्टर को दिखाएंगे, तो मोस्टली दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती, थेरेपी के साथ ही चीज़ें माइल्ड फॉर्म में रिजॉल्व हो जाती हैं। एग्जैक्टली। पर सेम थिंग मैं वही चीज़ वापस रिपीट करना चाहूँगी कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन फिर भी एक इंसान को ये खुद एक्सेप्ट करना सबसे पहले कि वो डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है, अगर उसको रियलाइजेशन हो गया कहीं पे कि सेल्फ रियलाइजेशन है कि उसको डिप्रेशन शायद हो रहा है, और जब वो किसी से शेयर भी कर रहा है ये बात, वहाँ से भी उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसा उसको मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये कोई बीमारी भी है। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई क्या करे, मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर द एंटायर सोसाइटी। यस, बिल्कुल। सोशल अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक हम ये शो कर रहे हैं, आई थिंक ऐसे बहुत सारे होने चाहिए शो, जिससे लोगों को पता लगे कि ये भी एक, जैसे बीपी है, शुगर है, वैसे ये भी एक बीमारी है। इट्स सेम एज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। वैसे दिमाग में, मतलब हम ब्रेन और बॉडी को अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं माइंड और बॉडी को अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में दर्द है, चोट लग गई तो ठीक है, हाथ में दर्द नहीं दिख रहा पर मुझे महसूस हो रहा है दर्द है, तो घर वालों को बोलोगे तो उनको लगेगा हाँ भाई तेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर दिखा के आते हैं। सो क्योंकि वो बॉडी का पार्ट है। हम माइंड और बॉडी को अलग अलग करने की कोशिश करें, बट ऐसा है नहीं। माइंड और बॉडी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वैसे माइंड की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो जब जैसे बॉडी बीमार होती है, वैसे माइंड भी वैसे ही बीमार हो रहा है। जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बन रहा तो डायबिटीज़ होने लग पड़ती है, वैसे ब्रेन में कुछ हार्मोन, कुछ केमिकल्स, सेरोटोनिन,
डोपामिन ये नहीं हो रहा तो आदमी का मन उदास और डिप्रेशन होने लग पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही इलनेस है। तो ये जब लोगों में अवेयरनेस आएगी धीरे धीरे करके, लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में विद, और ये चीज़ें विद एजुकेशन इंप्रूव होती हैं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में चीज़ें बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं, लोग खुद से जाते हैं हर 15 दिन में या महीने में साइकेट्रिस्ट के पास में या साइकोलॉजिस्ट के पास में, जस्ट टू वेंट आउट थिंग्स। ओके, ठीक है, लाइक देयर इन वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है वहाँ पर, फिर दे विल गो एंड दे विल वेंट आउट थिंग्स, चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। बट यहाँ पर क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इसलिए जैसा आपने भी बोला कि खुद का एक्सेप्टेंस तो आ जाता है फिर भी बहुत जल्दी कि मन उदास रह रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। बट फैमिली मेंबर को जब आप एक्सेप्ट करो, जब बताने जाते हो कि मुझे ये हो रहा है, देन दे विल से कि सब तो ठीक है, तेरी अच्छी शादी हो रखी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा घर है, 1,00,000-1,50,000 रुपये महीने की सैलरी कमा रहा है, तू क्यों उदास हो सकता है? तुझे तो उदास होने का कोई कारण नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा ये नया आजकल ये भी बहुत पेशेंट आके बोलते हैं कि सर ये पता नहीं क्या नई नई चीजें सुनता है टीवी पर, इसलिए बोल रहा है कि मुझे डिप्रेशन है। ये नई यंग पीपल की नई बीमारी है, ये नई बीमारी है, नया मतलब अमीर लोगों की बीमारी है, अमीर लोगों की बीमारी। मतलब तो तुमने इंटरनेट से देख लिया, सुन लिया और तुमने वही अडॉप्ट करके और तुम उसी उसमें ट्रॉमा में जा रहे हो कि नहीं हो सकता है मेरे साथ में भी यही चल रहा होगा। डिप्रेशन का मतलब चीज़ों की अवेलेबिलिटी से आपके साथ आपका सोशल सर्कल कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन दीपिका पादुकोण को भी हो सकता है, विराट कोहली को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, इट्स अ प्योर इलनेस, एक बीमारी है सिर्फ। तो सर मतलब इन अ वेरी जनरल फॉर्म क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है वो चीज़, कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो और हमें पता ही ना चल रहा हो? ऐसा भी कभी डिप्रेशन के केसेस में ऐसा आपको सुनने या देखने में आया है? डिप्रेशन एक न्यूरोटिक इलनेस है, उसमें ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आदमी को इनसाइड प्रेजेंट होती है। जैसे बुखार में आपको बुखार महसूस होता है, जैसे डिप्रेशन आपको अपनी फीलिंग्स चीज़ें महसूस करवाता है। एटलीस्ट साथ वालों को नहीं दिख पाती, बट जिसको डिप्रेशन है वो खुद से महसूस कर पाएगा कि मैं जो चीज़ पहले मजा करता था, मैं पहले कपिल शर्मा का शो देखता था, मैं हंसता था, मैं क्रिकेट खेलने जाता था रोज सुबह, मैं गार्डनिंग करता था, मुझे किसी की भी कोई भी हॉबी मैं उसको एंजॉय करता था। अब मैंने वो एंजॉय करना बंद कर दिया। मैं देख भी रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, या फिर मैंने करना बंद ही कर दिया। मैं पहले गार्डनिंग करता था, मैं पहले लिखता था, डायरी लिखता था, मैं बुक्स लिखता था या कुछ लिखता था, मैंने वो करना बंद कर दिया। दैट शोज कि आपका ब्रेन अब ठीक सिचुएशन में नहीं है, आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। आप डिप्रेशन में या तो जा चुके हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं। ओके, और सर क्या ये मतलब क्या डिप्रेशन की कोई कैटेगरी होती है? जैसे अभी आपने बात किया कि मेंटल लाइक ब्रेन में कोई ऐसे हार्मोन्स या कुछ केमिकल्स डिसबैलेंस होने की वजह से यू फील डिप्रेस, या फिर ये सिचुएशनल और सोसाइटल भी हो सकता है? हाँ, दोनों तरह के होते हैं। वन इज एंडोजिनस डिप्रेशन, जो अपने आप से आ रहा है, जिसमें सिचुएशंस का कोई लेना देना नहीं है। ओके, एंड सेकंड इज सिचुएशनल डिप्रेशन, जब आपके पास स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तब आपका मन लो फील कर रहा है। तो बेसिकली लोग आते हैं हमारे पास में कि सर इसका तो डाइवोर्स हुआ है बेबी, इसलिए ये डिप्रेशन में है, आपकी दवाई इसकी क्या हेल्प कर पाएगी? तो ये बहुत कॉमन फिनोमिना होता है। तो एक्चुअली दवाई इसका डाइवोर्स तो ठीक कर नहीं सकती, ना ही उसकी दूसरी शादी कर सकता। बट जो दवाई का काम है वो ये है कि द मेडिसिन विल हेल्प हिम टू टैकल द सिचुएशन। उसके ब्रेन को इतना मजबूत बनाएगी, चीज़ों को इतना बेटर करेगी कि वो सिचुएशन को बेटर तरीके से देख पाएगा, बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा। बेसिकली इसके अंदर में कॉग्निटिव एरर्स बोलते हैं हम लोग इसको, वो रेडी होने लग पड़ते हैं डिप्रेशन में। लाइक एक वाइट पेपर है और उस पर एक ब्लैक डॉट है, तो नॉर्मल आदमी को वाइट पेपर के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा। पर जब आदमी डिप्रेस होगा तो मैक्सिमाइजेशन होगा, मतलब उसका पूरा फोकस उस काले डॉट के ऊपर, ये तो पेपर अच्छा नहीं है, इसमें तो काला निशान लगा उस पर, उसको बाकी सब वाइट जो है सादा पेपर है उसके ऊपर ध्यान जाएगा, उसका ध्यान उसी के ऊपर ही होगा। तो दैट इज अ वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव एरर। लाइक उसको ओवर जनरलाइजेशन करेगा कि उस आदमी के साथ में उस रास्ते में जाते हुए ये बुरा हुआ तो ये मेरे साथ भी होगा। सो दिस थिंग हैपन, सो ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉग्निटिव एरर। तो इन सब को जो ठीक करना होता है, दवाइयाँ से मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, और ये कॉग्निटिव एरर्स को ठीक करने का काम साइकोलॉजिस्ट लोग का होता है। CBT हम बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो दैट आल्सो हेल्प्स, विल गो हैंड इन हैंड। सो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से जैसे सर ने आपको कोई केस रेफर किया, ठीक है, सो आपको उस केस को समझने में कितना समय लग जाता है? पहली बात कि आपके पास में कोई पेशेंट आया है और कितना समय आपने लिया उसको समझने के लिए। दूसरी ये बात, क्या इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूट डिप्रेस्ड इंसान है कि चलो 1 या 2 थेरेपीज़ में ठीक हो गया, लेकिन एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान जिसको काफ़ी समय लग रहा है अपनी सिचुएशन से उभरने के लिए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे हमारे पास कोई भी पेशेंट सर रेफ़र करते हैं, मेरे पास आता है, तो जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है वो हिस्ट्री टेकिंग सेशन हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिकली। सो उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे हैं कि पर्सन एक्चुअल में स्टेज में आ गया है। एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको हम MSc बोलते हैं, तो वो हम फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा डिटेल वे में लेते हैं। वहाँ पे विल गेट एन आइडिया
किया कि प्लस हम साथ में असेसमेंट्स करते हैं जिसको हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स बोलते हैं। वहाँ से विल गेट एन आइडिया कि पेशेंट का जो अभी एट प्रेजेंट जो डिप्रेशन का, जैसे सर ने बताया, 3 लेवल है। सो इज़ इट माइल्ड, इज़ इट मॉडरेट और इज़ इट सीवियर। वहाँ से जैसे हमें एक बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर मिल जाती है इन दोनों की हेल्प से, देन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड सेशन हम एक पूरा रोड मैप तैयार करते हैं दैट वी हैव टू गो विद द CBT, दैट इज therapy, and we call it cognitive behavioral therapy. This therapy actually helps the person to overcome the depression with time. Second, आपने जैसे पूछा कि कैसे होता है कि जो कम है तो बहुत जल्दी 2 सेशंस में हो गया, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बट अब वो कोई अर्ली टाइम में अगर हमारे पास डायग्नोज होके आया है, मिनिमम 3 to 4 सेशंस हैं, एंड इट डिफर्स अगर हम वंस अ वीक ले रहे हैं। एंड थेरेपी एक ये भी स्टिग्मा है लोगों के माइंड में कि आप काउंसलर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, आपको तो बातें करने के ही तो पैसे मिलते हैं, and आप करते ही क्या हो, यू जस्ट टॉक, राइट? सो पीपल डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट वेंटिंग आउट इज ऑल्सो अ प्रोसेस which is a part of therapy only. Exactly. So it is not just बातें करनी होती हैं, it's more about कि आपको एक वो person मिला है जो आपकी चीज़ों को accept कर रहा है without judging you in any form. We are all totally non-judgmental there. So it is a part of a psychologist to prepare the environment for your patient that he or she, whoever is coming, you are way more non-judgmental. Is he believes, say maybe I think that psychologists, all the psychologists work. अब जो patient अपनी एक बहुत internal एक deep trauma जो आपसे share कर रहा है, एक acceptance जब आपको मिलती है तो आपका अराउंड 30 to 40% वहीं पे चीज़ें सेटल डाउन होने लग जाती हैं। अब ये वेंटिंग आउट में भी एक और स्टिग्मा आगे ऐड ऑन होता है, यार अगर मैंने बताया वो चीज़ें तो और मेरे को परेशान करेंगी, यू नो दिस थिंग कम्स कि मैं क्यों बताऊँ अपनी चीज़ें। बट पर्सन डोंट अंडरस्टैंड कि जब हम अपनी बात किसी कंफर्टेबल एरिया में, कंफर्टेबल स्पेस में जब हम शेयर करते हैं, आपकी इंटरनल हीलिंग होनी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सो दिस थिंग्स आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, एंड इन द थेरेपी वी हैव सो मेनी टेक्निक्स ऑल्सो विच वी यूज़, विच वी डू विद द पेशेंट्स बेसिकली। नाइस। अगेन आई हैव 2 questions फॉर यू। लाइक आपकी बातों में जैसे 2-3 बारी आपने बोला वेंटिंग आउट, तो हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वेंटिंग आउट इज़। दूसरा ये, क्या वो पेशेंट आप लोगों के साथ में इतना कंफर्ट जोन में चला जाता है कि जो उसके लिए जो नाइटमेयर्स रहे हैं अपनी लाइफ में, कभी शायद उसने अपने दिमाग को इस कोने से दूसरे कोने तक भी उसको शिफ्ट करने के लिए उसको मतलब वो उसके लिए एक ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस रहता होगा उसके लिए, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल। सी व्हेन यू आर साइकोलॉजिस्ट डोंट हैव अ मैजिक वैंड कि ऐसे किया और सब कुछ गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। एंड यस, पर्सन्स डू गेट कंफर्टेबल इन 2 to 3 सेशंस, प्लस द मेंटल इलनेस एंड फिजिकल इलनेस हैव एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ पे चोट लगी है, आपने एंटीसेप्टिक अप्लाई किया, यू टुक अ मेडिसिन एंड वो हील हो जाता है। वो जितनी जल्दी चोट लगी उतनी जल्दी वो हील हो गया। इफ़ यू लुक आफ्टर मेंटल हेल्थ और मेंटल ट्रॉमास, मे बी आपके चाइल्डहुड से वो स्टार्ट हुए हैं, वो आज तक रिजॉल्व ही नहीं हो पाए। हम ये जो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 1-2 सेशंस में क्यों मुझे आराम नहीं दिख रहा, नो, इफ़ यू विल सी द ड्यूरेशन, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम विद दैट एज वेल। पर्सन्स 2 to 3 थेरेपी सेशंस में दे डू गेट कंफर्टेबल एंड दे स्टार्ट शेयरिंग देयर थिंग्स, एंड पीपल डू दैट व्हाई द आंसर इज दैट दे आर फीलिंग कंफर्टेबल विद एग्जैक्टली। That is the major part of a psychologist, that your patient should actually feel comfortable. मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को एक सेफ स्पेस, अपनापन फील हो रहा है। यही अपनापन पहले हमें अपने परिवारों के साथ फील होता था। एक बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। आज मेरे पास एक न्यूक्लियर फैमिली है, शायद मम्मी पापा भी पता नहीं मेरी बात एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या बताऊँ मैं उनको, क्या ही समझेंगे, ना तो वो मेरी जनरेशन के हैं, है ना, तो क्या ही मेरी बात को रिलेट भी नहीं कर पाएंगे वो तो कहीं से। सो और प्लस पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार तेरे तो ऐसे ही है हर रोज़ का। नो, इट्स नॉट हर रोज़ का। इफ़ अ पर्सन इज़ फीलिंग
इट्स अ पार्ट ऑफ पेरेंट्स फर्स्ट कि आप एक इतना ओपन माइंड हो के विदाउट रिएक्शन विदाउट जजमेंट आप अपने बच्चे को सुने, कोई आपका फ्रेंड है आप उसको सुने, एक कंफर्ट स्पेस प्रोवाइड करवाना इज़ द वन बेस्ट ऑफ द थिंग विच यू कैन डू विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर फ्रेंड सर्कल्स. So you mean to say venting out is something where you just have to speak out. मतलब जितना भी आपके मन में चल रहा है. और एज यू सेड कि पहले फैमिलीज बड़ी होती थी और आजकल जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ता जा रहा है तो ये डिप्रेशन जैसी कंडीशनिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. तो समवेयर इट इज़ लाइक लैक ऑफ शेयरिंग थॉट्स. वेंटिंग आउट के लिए मैं बहुत एक एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि लाइक सब लोग जो घर में खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं. हाँ. उसके ऊपर में एक सीटी होती है. हाँ. अगर वो सीटी नहीं होगी तो क्या होगा? खाना जल जाएगा, फटेगा. हाँ. सो वो सीटी इज वेंटिंग आउट. ओके. ठीक है. तो जो भी प्रेशर बन रहा है दैट शुड कम आउट. एंड वी कैन से फैमिली एंड फ्रेंड्स आर दैट सीटी. तभी खाना बनेगा. फैमिली, फ्रेंड्स, काउंसलर, योर थेरेपिस्ट, एनीबॉडी कैन बी योर दैट सीटी. बट आपको वो सीटी चाहिए, सभी को चाहिए. मुझे, आपको, सबको चाहिए. एग्जैक्टली. What is basically a difference between depression and panic attacks? पैनिक अटैक एंड डिप्रेशन में की जो कार्डिनल सिम्टम्स हैं वही अलग अलग हैं. डिप्रेशन में देयर विल बी एक क्रोनिक सा काम रहता है, बहुत लंबा काम रहता है. उदास रह रहा है मन, जैसे टोल्ड यू द 3 कार्डिनल सिम्टम, मन उदास रहना, चीज़ें अच्छा नहीं लगना और थका थका रहना. पैनिक अटैक इज अ मोमेंटरी रिएक्शन. पैनिक अटैक एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज इम्पेंडिंग डूम. सब खत्म होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ. सो पैनिक अटैक में एंग्जाइटी के सिम्टम्स और हमारे बॉडीली सिम्टम जो है वो ज़्यादा होंगे. सिंपैथेटिक सिम्टम्स ज़्यादा होंगे. हम जो बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट होता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है, हाथ पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, पसीना आ रहा है बहुत, और विल फील कि मैं बस अब मैं गया, अब मैं मरने वाला. एंड दैट विल स्टे फॉर 2, 3, 4, 5 मिनट, 10 मिनट्स. और उसके बाद चीज़ें अपने आप से, जब वो पूरा पीक पे जाएगा उसके बाद काम डाउन हो जाएगा एंड पेशेंट विल रिलैक्सड. बट वो पैनिक अटैक जब एक बार आ जाता है वो ट्रॉमा इतना बुरा होता है कि ब्रेन को फिर हमेशा ये रहता है, एंटीसिपेटिंग रहती है, पता नहीं कब दोबारा आ जाए, पता नहीं कब दोबारा आ जाए, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल. ठीक है. पैनिक अटैक बहुत पेनफुल होते हैं. इतना ज़्यादा आप यू विल फील, लिटरली यू फील कि आपका हार्ट जो है वो पाउंड कर रहा है. आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और आपका दिल बैठा जा रहा है. जिसको दिल बैठना बोलते हैं कि शरीर ठंडा हो जाना है एकदम. आप गहरे पानी के अंदर में डूबते जा रहे हो, जाते हो, कोई आपको बचाने वाला, निकालने वाला नहीं है. कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा मुझे भी. सो दैट इज पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर. इसके अंदर में ये फोबियाज आती हैं, अगारोफोबियाज, क्लस्ट्रोफोबिया, बंद कमरे का डर, लिफ्ट में नहीं बैठा जा रहा, एलिवेटर पे नहीं चढ़ा जा रहा. ठीक है. या हाइट का फोबिया हो रहा है, ऊपर से नहीं देखा जा रहा नीचे. अंधेरे कमरे में, बच्चों में अंधेरे कमरे में जाने में बहुत डर लग रहा है. तो दीज आर फोबियाज. और फोबियाज बहुत बार पैनिक अटैक की फॉर्म में आते हैं. जब आप फोबिया फील करते हैं, जब आप लिफ्ट में होते हो, आपको क्लस्ट्रोफोबिया, आप अकेली जगह पे नहीं रह सकते और आप एक बंद कमरे में हो, तो आपको पैनिक अटैक आएगा. उसमें घबराहट होने लगेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, चीज़ें पसीने आने लगेंगे एंड यू विल फील कि आप मरने वाले हो और आप एस्केप रूट ढूंढोगे कि कैसे भी करके निकल जाओ. So panic attacks can lead you to the depression? Panic attack, they don't lead like that, but there could be a comorbidity. साथ में हो सकते हैं पैनिक अटैक और डिप्रेशन. एक डिप्रेशन पेशेंट को पैनिक अटैक आ सकते हैं, बट पैनिक अटैक आकर डिप्रेशन हो गया, ये नहीं होता है. It's not like that. Okay. क्योंकि कई बार लोग है ना इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं. हाँ. कि अगर सब कुछ जो सिम्टम्स आपने पैनिक अटैक के बताए हैं वो अगर किसी जनरल इंसान में भी आ रहे हैं तो उसको ये लगेगा कि शायद मुझे कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रही है. तो वो उससे कंफ्यूज हो जाता है. इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मोमेंटरी होता है. 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे. बट डिप्रेशन में आप नॉर्मल नहीं होगे. सुबह से लेकर शाम तक उदास ही रहोगे. वो सेम फेस चलता रहेगा. मन उदास है तो उदास है, काम करने का मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा. कोई आ गया, आपने 1 मिनट बात कर ली हंस के, पर उसके बाद आप फौरन से वापस आ जाओगे, वापस अपने लो फेज में आ जाओगे, नहीं मन करेगा. ठीक है. पैनिक अटैक, सुसाइडल आइडियाज आएंगे. पैनिक अटैक में सुसाइडल आइडियाज, पैनिक अटैक में उल्टा मौत का डर महसूस होता है. और डिप्रेशन वाले आदमी को मौत एक एस्केप रूट लगता है. यहाँ से गया तो इस चिंता से मुक्ति मिलेगी. कई बार ऐसा भी होता है ना कि कई लोग अटैम्प्ट कर लेते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, और जब वो बच जाते हैं, मतलब उस अटैम्प्ट में बच जाते हैं, और जब वो हॉस्पिटल बेड पे होते हैं तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मुझे बचा लो. मतलब ये क्या सिचुएशन है फिर? मतलब अगर आप डिप्रेशन में हो तो यू विल ऑलवेज ट्राई इट अगेन एंड अगेन. मतलब नो, करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट मरना इज नॉट इजी. हाँ. ठीक है. उस समय का जो पेन होता है, उस समय आदमी को उस पेन से बचने का रास्ता लगता है कि मैं बच जाऊं. बट अगर आपको डिप्रेशन है लगातार तो पेशेंट सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट करते हैं, टिल दे डोंट सक्सीड. ऐसा होता है. अगर उनका इलाज नहीं हुआ, डिप्रेशन का इलाज नहीं किया, देन दे री अटैम्प्ट. एक बार जब वापस अपनी हॉस्पिटल से निकल के जब घर जाते हैं, अगेन दे आर स्टिल इन डिप्रेशन, तब फिर उनको ये लगता है नहीं यार मरना ही अच्छा था. बट मरना आसान काम नहीं है. अगर आप मर गए तो मर गए, बट अगर आपको बीच में चोट लगी है, कुछ हुआ है,
आप हैंग कर गए, आपको थोड़ी देर एस्फिक्सिया हुआ, उस समय तो सब कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसमें बॉडी को लगता है कि बचूं कैसे भी करके, ठीक है। अगर आप पानी में कूदे, आप मरने के लिए भी पानी में कूदेंगे, तो अगर जब पानी में आप जाएंगे उसके बाद अपने आप बचाने के लिए अपने आप को बॉडी ऑटोमेटिकली हाथ में चल जाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वो अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर में हाथ पैर चलेंगे कि मुझे कोई अब खींच के पानी से बाहर निकाले, एग्जैक्टली, ठीक है। मरना इजी वे आउट लगता है, बट मरना इतना आसान है नहीं। इट्स ऑलवेज पेनफुल। बिल्कुल। सो अभी हमने जाना कि व्हाट डिप्रेशन इज, ऐसा क्या करें कि हो ही ना डिप्रेशन, मतलब जैसे एक वेंटिंग आउट इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन यू हैव गिवन टू अस, बट कभी कभी ये भी हो जाता है कि एक इंसान क्या इतना कॉन्शियस रह सकता है, मतलब पूरी उसकी लाइफ टाइम में, कि उसके लिए कहीं ना कहीं एक एस्केपिज्म हो इस चीज़ का। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर वही बात है, ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है। अब आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बुखार कभी ना हो, ठीक है। आपको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपको आपकी फैमिली में शुगर किसी को नहीं हुई तो नहीं हुई, बट किसी को हो गई तो हो गई। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एज सच कोई एस्केप रूट है हमारे पास में कि हमें डिप्रेशन हो ही ना, ठीक है। डिप्रेशन का एक ना बेसिकली सभी साइकेट्रिक का बायो साइको सोशल मॉडल है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज बायोलॉजी, इफ इट्स रिटन इन योर जीन्स कि आपको डिप्रेशन होना है, तो फिर आपको डिप्रेशन होना है। हाँ, मतलब मैं ये पूछने वाली थी कि क्या डिप्रेशन जेनेटिक भी होता है क्या? डिप्रेशन जेनेटिक इलनेस होती है, देयर आर चांसेस। अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन रन कर रहा है, सारी साइकेट्रिक इलनेस जेनेटिक होती है। स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, अगर आपकी फैमिली में 2 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो चांसेस आपके 30 to 50% हो जाएंगे स्किज़ोफ्रेनिया होने के। अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया, देन यू हैव 50% चांसेस कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। सो वैसे ही डिप्रेशन है, ओसीडी है, जितने भी इलनेसेस हैं, सभी के चांसेस सभी जेनेटिक्स में रन करते हैं। दैट इज अ बायोलॉजिकल मॉडल। देन देयर इज अ सोशल मॉडल कि आपके सोशल सर्कल कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसी है, एंड देन साइकोलॉजिकल मॉडल, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग चल रहे हैं, चीज़ें कितनी वेल टू डू हैं। तो हम जो बचे हुए जो बायोलॉजी है, उस पर तो हम कुछ हमारे कंट्रोल में है नहीं, वो तो जो दिया है जेनेटिक्स से जो आया है, पेरेंट्स से जो मिला है, या भगवान ने जो दिया है। बट जो नचर वाला पार्ट है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। उसके अंदर में फिजिकल एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्सरसाइज आती हैं, बिकॉज दे रिलीज एंडोर्फिन, अल्टीमेटली दे विल इंक्रीज सेरोटोनिन एंड दे विल कीप योर मूड अ बिट बेटर, चांसेस बेटर रहेंगे। देन वेंटिंग आउट हो गया, देन हैविंग गुड सोशल इंटरेक्शन, गुड सोशल सर्कल्स, जहाँ आप चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं, चीज़ें बात कर पा रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। लाइक जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी पहले, उसमें चीज़ें बहुत शेयर होती थी। अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अब तो लोग साथ वाले फ्लैट वाले को भी नहीं जानते कि कौन रहता है हमारे पड़ोस में, ठीक है। मरने पे भी नहीं जाते लोग एक दूसरे के, और बाकी चीज़ों में जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स हेल्प विद कि आप कितने सोशल हो रहे हो, चीज़ें कितनी आप सोसाइटी में कितने इन्वॉल्व हो रहे हो। देन डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारी ब्रेन के कि आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को कितना उस चीज़ को करके एंजॉय कर पा रहे हो। तो वो दैट ऑलवेज हैव हीलिंग इफेक्ट्स, बट दे हैव प्रिवेंटिव इफेक्ट्स, बट फॉर 100% प्रिवेंशन It's not there. आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल का जो शेड्यूल बच्चों का सेट होके रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बच्चे थे तो हमें वो माहौल मिला कि जहाँ पे हम गली मोहल्लों में खेल कूद के आ भी जाते थे, घर वालों को ऐसे चिंता नहीं होती थी, तो हम लोग उस तरीके से फ्री थे। आज के बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही थी पहले, तो उसमें एक चीज़ ये निकल कर आई थी कि आपके जो बचपन के जो ट्रॉमाज होते हैं वो लाइफ टाइम आपको सफ़र आपको कराते हैं वो, हाँ, देयर इज़ ऑलवेज अ सफरिंग। बट आजकल के बच्चों की जो आजकल के जो जनरेशन है, स्क्रीन टाइम बढ़ना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कमी आना, पेरेंट्स के साथ में इतना इंटरेक्शन नहीं होना, इवन दो मतलब वो चाहते भी नहीं है, वो एक कुकून में बंद गए हैं कि पहले होता था ना कि एक दोस्त आ गया, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, और वो भाग जाते थे। लेकिन अगर आज कोई दोस्त आ भी रहा है तो दे आर नॉट सो वेलकमिंग। तो वो सिचुएशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आज के हर पेरेंट की शिकायत है कि बच्चा उनका सोशलाइज नहीं होना चाहता है या नहीं हो रहा है वो। अगर हम एक सोशल जो वर्ड है, अगर हम इसको पकड़ते हैं, तो सोशलाइज दे आर, बट ओवर फोन दे आर socializing themselves, but not practically, but they are engaged, they are having so many friends over internet, they are playing games, they are having so many friends over Instagram, Facebook, and so many unknown persons they have never met before, right? So they are actually not physically socializing with the persons, whereas they have their own world, own environment now, which is there in the phone only, right? And why they feel like कि उनके साथ ज़्यादा रहना है,
मम्मा पापा के साथ नहीं रहना। अगैन ऐसा भी नहीं है कि सारे पेरेंट्स ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो you have to actually come out of this social media, and when we are saying about it, it's not just कि parents की complain है, it is actually coming up with many of the mental illnesses as well, specifically in kids nowadays. ADHD is going, like I guess yesterday we have received a report over the ADHD. What is ADHD? It's attention deficit hyperactivity disorder. सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो Okay, child actually not able to sit in the classroom, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा there is a term ना हाइपर एक्टिव है हर टाइम, there is like lack of socializing right like this, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट उनका भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, and they are actually like कि एक जगह टिक के नहीं बैठना है उनको, somehow they like the round वाली चीजें, गोल वाली चीजें उनको बहुत आती हैं। Attention deficit, that means that focus का जो स्पैन है वो बहुत कम होगा, बहुत कम है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई कांट फोकस इट, थोड़ी देर बाद मुझे कुछ और करना है, तीसरी चीज करनी है, चौथी चीज करनी है, ब्रेन जो है वेंडर कर रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट इज हाइपर एक्टिविटी, इसके दो अलग अलग डोमेन्स हैं। हाइपर एक्टिविटी मतलब जब फिजिकल हाइपर एक्टिविटी है, चल नहीं, एक जगह बैठा नहीं जा रहा, उठ के वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। क्लास में कंप्लेन आता है कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, कभी इसकी सीट पे बैठता है, कभी उसकी सीट पे बैठता है, कभी इसकी, तो वो टीचर्स के लिए साइन है, टीचर को वहाँ से पता लगता है कि ये बच्चा ADHD का पेशेंट है। हमें पढ़ा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, ये कुछ थोड़ी देर लिख रहा है, फिर लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग वेंडर कर गया, उसका दिमाग फोकस है ही नहीं, अटेंशन दे ही नहीं पा रहा, जो अटेंशन डेफिसिट है, तो उसको फोकस का जो टाइम है वो बहुत कम है। तो जब फोकस नहीं कर पा रहा तो फिर लिखेगा कैसे? और उसके बाद फिर बहुत शरारतें करनी है। बहुत शरारती बच्चे जो होते हैं वो ADHD के होते हैं जनरली, दे ऑलवेज, ADHD वाले बच्चे थोड़े टाइम बाद जाके ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोलते हैं हमको, ODD, उसमें चले जाते हैं, जहाँ पे वो माँ बाप की बात को काटना, उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब ओपोजिशनल डिफाइंड मतलब आपको हायर फिगर से प्रॉब्लम है, टीचर हो गया, माँ बाप हो गए, जो मेरे पे, मतलब आपके ऊपर कोई बॉस ही नहीं होना चाहिए, मेरे पे कैसे, मेरे को कोई कैसे, मैंने जो मुझे बोला उत्तर बोला था, मैं दक्षिण में ही जाऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर आने लग पड़ता है अगर ट्रीट नहीं किया जाए इसको, तो जिसमें चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। देन पर्सनैलिटी, जब ये लॉन्ग पीरियड में इलनेस रहती है 14-15 साल, तो फिर पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जो जनरली क्रिमिनल्स वगैरह की देखने के लिए मिलती है। सो दीज थिंग्स आर देयर। सो ये है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट मतलब फोकस की कमी, एंड हाइपर एक्टिविटी मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठना, वो अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते, ठीक है। लाइन में अगर खड़े हैं तो सामने वाले को खाना मिल रहा है, वो इतना देर नहीं, मैं इधर से जाके पहले मेरे को दो, उसके बाद मैं, जनरली फियर नहीं होता उनको, घर के अंदर भाग रहे हैं, कभी इसके ऊपर चढ़ के कूद गए, कभी वहाँ से चढ़ के कूद गए, चोट भी लगी तो दे आर नॉट वरीड, क्योंकि ब्रेन इतना एक्टिव है कि उसके पास समय ही नहीं है कि अपनी चोट की ओर ध्यान दे, ठीक है। तो ब्रेन ये भी ऐसा भी होता है, मतलब तो ब्रेन को लगता है कि चलता रहे भाई, कुछ करता रहे, खाली मत बैठ, जितनी देर सो गए तो सो गए, उसके अलावा जगह हुए तो रेल बना के रखनी है। टीचर्स, मतलब मैं जब साइकेट्री पढ़ रहा था, मेरे सर बोला करते थे कि किसी टीचर को अगर पनिशमेंट देनी है तो उसकी क्लास में 3 बच्चे ADHD वाले छोड़ तो उसका सारा दिन उनको संभालने में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो अल्टीमेटली इलनेस है, वी हैव टू ट्रीट इट। स्क्रीन टाइम के लिए मैम क्या बोलना चाहेंगे आप? स्क्रीन टाइम इट्स इंक्रीजिंग वे टू मच नाउअडेज, एंड जैसे हम खाना खिला रहे हैं बच्चों को, तो देयर इज अ फोन नहीं है तो हमने खाना भी नहीं खाना है। एंड अगर जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्किंग पेरेंट्स हैं, राइट, एंड दे समहाउ डूइंग देयर बेस्ट कि बच्चे को टाइम पे खाना हो, स्कूल जाना हो, सब कुछ हो, बट बच्चे को तो हर चीज़ एकदम स्क्रीन टाइम से ही रिलेट हो चुका है। खाना खाना है तब भी, कुछ और करना है तब भी, सो इवन होमवर्क भी करना है तो या तो म्यूज़िक बजता रहे पीछे। बहुत सारे आजकल ऐसे भी बच्चे आते हैं, मैं तब होमवर्क करूँगा जब म्यूज़िक बज रहा होगा पीछे। सो समहाउ द थिंग्स की स्क्रीन टाइम, जैसे हम ADHD की बात कर रहे थे, स्क्रीन टाइम इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द ADHD। क्यों? कंसंट्रेट तो नहीं हो रहा है ना उस टाइम, राइट? सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, इज इट फाइन? ओके, सो द थिंग इज दैट जब हमने 30 सेकेंड्स की रील आई, वी स्क्रोल्ड इट, जो एक कंटेंट मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूम करना चाहिए, आई स्क्रोल टू द सेकंड, देन आई स्क्रोल द थर्ड। नाउ द कंटेंट इज नॉट लाइक दैट कि एक पार्ट का आ रहा है, अगर आप ट्रैवलिंग का देख रहे हो तो ट्रैवलिंग का ही आ रहा है, नहीं, अलग अलग चेंज होते जा रहा है, आता रहेगा। द ब्रेन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, एक देख रहा हूँ फिर दूसरा देख रहा हूँ फिर तीसरा देख रहा हूँ, लाइक इट इज हैपनिंग अगैन एंड अगैन एंड अगैन ऑन अ लूप। एंड देन हम एक इवन अडल्ट्स भी हमें कंप्लेन करते हैं, यार याद नहीं रहती मेरे को चीज़ें रख के भूल जाता हूँ। वाई? बिकॉज somehow or another the screen time is
impacting your brain nowadays. एग्जैक्टली मुझे भी ये फील आता है कि जैसे पेरेंट्स का ये हो गया कि जैसे आपने बताया कि खाना खिला रहे हैं तो वो मतलब मोबाइल दिखा के खाना खिला रहे हैं, बट मैं हर वो पेरेंट को ये बात बताना चाहूँगी, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये सिर्फ आप बच्चे का स्टमक फिल कर रहे हो। एग्जैक्टली जो एक हार्मोन्स उस टाइम पे जो डिस्क्रीट होने चाहिए बॉडी में, ये सिग्नल देने के लिए कि ये खाना अंदर जा रहा है और बच्चे का पेट नेचुरली फुल हो चुका है, और जहाँ पे वो ब्रेन सिग्नल देता है वो शायद नहीं हो रहा नहीं है वो ब्रेन से आती है। हाइपोथैलेमस के पास में एरिया जिसको पता लगता है कि भाई अब मैंने खाना बंद करना है, भूख खत्म, स्विच ऑफ। तो जब आप फोन देख रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है वो उधर यूटिलाइज्ड है प्रॉपरली, तो वो सिग्नल्स वीक होने लग पड़ते हैं। तो आप बच्चे को ठूस रहे हैं जब तक खिला रहे हैं, फोन लेंगे तो बच्चे का खाना वहीं बंद हो जाएगा, उसके बाद वो अगली बाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड देयर आर मल्टीपल इश्यूज। आजकल इसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं। What is that helicopter parenting? मतलब बच्चे को हम सोशल गैजेट्स के थ्रू हम बच्चे के ऊपर में नजर रख रहे हैं। हाँ. उसका सब कुछ कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, वो पेरेंटिंग विद सोशल गैजेट्स, दैट इज जो फिजिकल टच खत्म होता जा रहा है। हाईली हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो रही है, मतलब सोशल हम उसको इंटरनेट के थ्रू ही पेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल ही नहीं दे रहे हम बच्चे को कि वो डेवलप हो सके या कनेक्ट हो सके पेरेंट्स के साथ। बेसिकली जो इसके लिए मैं जो ये है स्क्रीन टाइम है फॉर फर्स्ट 5 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की ग्रोथ के पहले 4 से 5 साल बहुत मिलते हैं। इस फिनोमेना न्यूरोप्लास्टिसिटी फिनोमेना होता है, उसमें जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं कैसे डेवलप हो रहे हैं। अगर आपने पहले 4 या 5 साल बच्चे को फ़ोन से दूर रखा, देन दे वॉन्ट गेट एडिक्टेड टू मोबाइल फोन। देयर हाई चांसेस कि उसके बाद में वो एडिक्शन नहीं होगा। उसके बाद में आप उसको दोगे फ़ोन और बोलोगे कि बस इतना देख के बंद करना, ही विल स्टॉप। वो अपना खाना भी जो वो बिना फ़ोन के खाएगा। ठीक है, अगर हमने पहले 4-5 साल उसको फ़ोन नहीं दिया तो। बट अब इशू क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि 3-3 महीने के बच्चे हैं, माँ भी रील चला रही है, साथ में बच्चे का गोद में लेकर वो भी साथ में रील देख रही है। दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। तो बच्चे भी उसी लूप में जाते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, एंड जैसे जैसे फिर ग्रो अप होते हैं देन फोमो शुरू हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट शुरू हो जाता है। लाइक एक फिनोमेना है बहुत लोगों के अंदर में, मतलब आप थोड़ी देर अगर आपने अपना फेसबुक अगर चेक नहीं किया तो पता नहीं क्या हो गया होगा, व्हाट्सएप नहीं देखा तो पता नहीं क्या हो गया होगा, इंस्टा नहीं चलाया तो पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर बाद आपको हर 10-15 मिनट बाद आपको इंस्टा चला कर देखना है, कुछ तो नहीं होगा, बट देयर इज अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो दैट इज जेन ज़ी का टर्म है, ये उनके साथ में होता है आजकल, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जॉय ऑफ मिसिंग आउट, देयर आर टू थिंग्स। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो एक तरह से धीरे धीरे आपको मेंटल इलनेस की ओर पुश कर रही है। हाँ, क्योंकि आपने जैसे जेंजी का नाम लिया तो एक टर्म और मेरे को ध्यान में आ रहा है, दिस इज लाइक डिलुलू इज द सुलुलू। यू हर्ड अबाउट इट, लाइक कि आपका डिल्यूजन ही आपका सोल्यूशन है। सो क्या है ये, मतलब डिफिकल्ट टू से, मैम कैन टेल मोर। ठीक है, जैसे आजकल के बच्चे कह रहे हैं डिलुलू इज द ओनली सुलुलू वी हैव, सो इट्स मोर अबाउट कि आपने एक अपनी दुनिया क्रिएट कर ली कि अगर मुझे ये बंदा पसंद है तो आई विल बी हैविंग मोर ऑफ द फैंटेसीज विद द सेम पर्सन। बट दिस इज द इमेजिनरी वर्ल्ड। यस, इट्स अ इमेजिनरी वर्ल्ड. So I am actually giving pleasure to my brain in form of thinking that I am spending time with the person with whom I like. Is it some mental disorder? मतलब आप क्या बोलेंगे इस चीज़ को कि जो ये delulu is delulu For them, it is the only solution to let the brain think कि okay, it is a reward for you that you are with the person. So it's a mental disorder? So what we will count No, it's still not a mental disorder. Not counted. Delusions are mental disorder, but अगर if insight is there, then we don't. But the term is saying no कि आपका डिल्यूजन ही आपका सोल्यूशन वो है। तो आई गेस उन्होंने राइमिंग के लिए ही बनाया है। बाकी इफ वी कम टू साइकियाट्री, सो डिल्यूजन इज अ प्रॉपर इलनेस व्हिच वी कवर अंडर, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द पर्संस हु आर द जेन ज़ी और द अदर वंस। एनीबॉडी लाइक इट्स लाइक कि प्लेजर देना ब्रेन को कि हाँ भाई ये सोल्यूशन है तो मैं ये सोच लेती हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी, चलो ठीक है, हो गया। दैट इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन दे आर मोर ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, बेसिकली ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म। अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है तो फिर यही अच्छा लग रहा है। There's a vast वैकेंसी कि ये समुद्र है, जितना इसके अंदर हम जाते जा रहे हैं हम और ही जाते जा रहे हैं इसके अंदर। क्रिएट होती है ना। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। सो 2 ग्रुप को लिया गया, ठीक है, 2 ग्रुप को लिया गया और उनको सिंपल काम दिया गया। 100 लोग के 2 ग्रुप बनाए गए, उनको सिंपल काम दिया गया। काम था कि
कार्डबोर्ड के ऊपर में कार्डबोर्ड ऐसा करके रखना है, 100 कार्डबोर्ड, जब 100 हो जाएंगे उसको गिरा देना, फिर दोबारा 100 करके रखना है, ठीक है। दोनों ग्रुप को रखा गया और दोनों ग्रुप को बोला कि आपको आखिर में पैसे दिए जाएंगे, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को वो काम करने के सारा दिन 8 घंटे वो काम करना है, बनाना है, गिराना है, बनाना है, गिराना है, सिर्फ ये करना है, और उनको दिन रात को 100 रुपये दिया गया, और दूसरे ग्रुप को 10,000 रुपये दिए गए उस काम को करने के। तो 10 दिन तक लगातार ये काम कराया गया उनसे, रोज 100 रुपये और 10,000 रुपये उनको दिए जाते थे। तो बाद में उन दोनों से ग्रुप के लोगों से वो पूछा गया कि आपको ये काम कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो आपको क्या लगता है किसको ये काम अच्छा लगा होगा या किसको ये काम बुरा लगा? जैसे 10,000 मिले होंगे उन्हें तो अच्छा लगा होगा। दिस इज यहाँ पे ब्रेन काम करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है कि अब जो ग्रुप बी है जिसको 10,000 रुपये मिल रहे थे, उन्होंने बोला यार काम तो बहुत ही वाहियात था, पर पैसे अच्छे मिल रहे थे, पैसे अच्छे थे इसलिए मैंने कर लिया, ठीक है, क्योंकि उनको तो पैसे का रिवॉर्ड मिल गया, तो उसके ब्रेन उस रिवॉर्ड से सेटिस्फाई हो गया। अब ग्रुप ए वालों के पास तो वो रिवॉर्ड नहीं है, पर पैसे तो कम मिले। अब वो क्या बोलेंगे, अब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला यार काम बहुत इंटरेस्टिंग था, एकदम ढंग से लगाना पड़ता था, फिर गिराना पड़ता था, आसान काम नहीं था, मजा आता था करने के लिए, ठीक है। तो ब्रेन को 10 रुपए का लालच, 10 रुपए तो ब्रेन नहीं साबित कर सकता कि इतनी सारा दिन लगा रहा हूँ 10 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए ब्रेन ने उस काम को इंटरेस्टिंग बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक डिफेंस, ब्रेन का डिफेंड करने का तरीका है अपने आप को खुश करने का। जैसे मतलब बॉडी के एक सेल्फ मैकेनिज्म होती है कि कोई भी एक फॉरेन एलिमेंट अगर बॉडी में जाता है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, वैसे ही ब्रेन का भी एक, अरे कोई भी ट्रॉमा आया, कुछ भी आ रहा है, तो मुझे अपने आप को कैसे शांत रखना है, मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तरह मल्टीपल फ्रॉइड ने दिए थे, देयर मल्टीपल डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ मैच्योर हैं, कुछ इमैच्योर हैं, देयर मल्टीपल ऑफ देम। अल्टूरिज्म है, लाइक किसी को एक कॉलेज में लड़का पढ़ता था, उसने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तब उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो दुखी बैठा है, उसके बाद में एग्जाम में फेल हो गया, या फिर उस लड़के ने सदमे कैसे लिया, ये मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। ही स्टार्टेड स्टडीइंग मच मोर, ही टॉप द क्लास, और उसके बाद उसने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया। ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म था, जो उस ट्रॉमा को उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया। मल्टीपल, आपका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कोई नहीं जानता, दिस मोर डिपेंड एंड व्हाई, मतलब अलग अलग लोगों के जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की है या उसके ऊपर रिएक्ट करने की, वो अलग अलग क्यों होता है? ब्रेन तो ब्रेन ही है ना, मतलब, पर ये जो मैकेनिज्म, ये मतलब जो आप बता रहे हो वो सबका अलग अलग क्यों होता है? आपको पिज्जा पसंद है, मुझे पास्ता पसंद है, हाँ क्यों? हाँ वही वही बोल रहा हूँ ना, आपको पिज्जा देखे मुंह में पानी आता है, मेरे को पास्ता देखे मुंह में पानी आता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम है ब्रेन का, ब्रेन की लूप्स हैं अपने आप से, मतलब एवरीवन इज डिफरेंट, तो सबका सब कुछ अलग है। क्योंकि ये भी होता है ना कि जैसे घर में 4 बच्चे हैं, सेम अपब्रिंगिंग है, सेम खाना पीना है, सेम एनवायरनमेंट है, सेम सोसाइटी, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी चारों के दिमाग अलग अलग चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसका बहुत एग्जांपल देता हूँ कि मतलब अल्कोहलिक फादर है, फादर अल्कोहल पी रहा है, उसके 2 बेटे हैं, उसमें से एक बच्चे ने शराब पीना शुरू कर दिया और एक ने कभी शराब नहीं पी। दोनों का ब्रेन ने कैसे रिएक्ट किया कि एक ने अपने फादर को देखा शराब पीते, उसने बोला ये भी तो पीता था, मैं भी इसका मैं भी लूंगा, और दूसरा को ये देखता था यार मेरी माँ को भी मारता था शराब पीने के बाद में, पैसे भी नहीं लाता था घर में, हम कितनी गरीब होते हैं, ये शराब बहुत बुरी चीज़ है, मैं इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आपके ब्रेन ने उसको कैसे परसीव किया, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। एग्जैक्टली। एनी 4 पॉइंट्स, या मैं 4 टिप्स की बात करूंगी कि हाउ टू रिकॉग्नाइज डिप्रेशन इनसाइड यू। आई टोल्ड यू द कार्डिनल सिम्टम्स, उसका ध्यान रखना है हमें सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है कि आपको या अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर में चीज़ देखनी है। खुद में तो आपको उदासी फील होगी, उदासी फील होती है प्रॉपर, कि मन अच्छा नहीं लग रहा है, एंड दैट विल बी परसिस्टेंट। सारा दिन उदास रह रहे हैं, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लैक ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो काम करने में पहले थकान नहीं होती थी, अभी थकान हो रही है, अभी उठ के काम करने का एनर्जी नहीं आती। औरतों को डिप्रेशन जब होता है, घर में बैठी हैं, काम पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा, काम करने का मन नहीं हो रहा, काम करने की ताकत ही नहीं आ रही शरीर में, दैट इज अ कार्डिनल सिम्टम। देन थर्ड वन इज लैक ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेजरेबल एक्टिविटी। जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वो अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है। लाइक आपको कोई शोज देखने अच्छे लगते थे, आपकी कोई हॉबीज थी, और आपने वो अचानक से, आपके कोई फ्रेंड है उसने आपने देखा कि उसकी ये हॉबी थी और अचानक से उसने वो हॉबी बंद कर दी। आप उसे पूछ रहे हैं तो देयर इज नो रीजन, वो बोल रहा है पता नहीं, बस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा करना, तो वो हॉबीज उसकी खत्म हो गई। तो दैट इज अ कार्डिनल साइन कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। देन देयर आर सोमैटिक सिम्टम्स, देयर सडन वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है अचानक से, पिछले 1-2 महीने के अंदर में 7-8 किलो वजन बढ़ गया क्योंकि बिंज ईटिंग करें, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता जा रहा है, सारे टेस्ट करवा लिए कुछ नहीं आ रहा पर वजन कम होता जा रहा है, दैट्स साइन ऑफ डिप्रेशन। देन suicidal ideas is the biggest sign, so we have to keep those things in our mind
और खुद के ऊपर में काम करते रहना बहुत जरूरी बहुत है, ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। खुद के ऊपर में खुद को समझना, आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, पहली बात। उसके बाद जब आपने समझा, आपको इलनेस मिली, तो उसके बाद आपको उसको इलाज करवाना है, उसके लिए इलाज करवाने जाना पड़ेगा। एंड वंस यू गो फॉर थेरेपी, ट्रीटमेंट डू वंडर्स, चीज़ें 100% ठीक होती हैं, ठीक है। उसके बाद थेरेपिस्ट के लिए जाओगे, वेंटिंग आउट करोगे, ट्रांसपेरेंस डेवलप होती है। जो आप पूछ रहे थे ना कि कैसे इतना कंफर्टेबल कैसे होता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंस। मतलब आपको इतना अच्छा लगने लग पड़ता है उस डॉक्टर के साथ में कि यू फील कि ये और मैं सेम है, हाँ, ठीक है। तो मैं अपना दिल खोल के इसके सामने रख सकता हूँ, मेरे मन में जो भी है मैं इसके सामने रख सकता हूँ। ये बात इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाएगी, और ना ही ये आदमी मुझे इसको लेकर कभी भी अगली बार मुझे अलग तरह से दिखेगा कि यार इसने ये बात बोली थी, ये तो ऐसा है। हाँ, एटलीस्ट जो वो जजमेंटल वाला जो एक that- फैक्टर है वो वहाँ से रिफ्रेन हो चुका है Refrain हो ऑलरेडी। मैम, लाइक ऐसा कभी हुआ है कि इवन ठीक होने के बाद भी मतलब पेशेंट को अंदर से वो नीड फील हो रही है कि वो बार बार फिर भी आ रहा है, मतलब आपके कंडीशनिंग के हिसाब से वो ठीक हो चुका है, बट स्टिल क्या ऐसा कभी हुआ है कि वो फिर भी उस लेवल पे है कि वो बार बार आपके पास में आ रहा है? ठीक है, अगर हमें एक बार बुखार हुआ, हमने दवाई खाई, हम ऑल ओके हो गए, दैट रियली डजंट मीन कि मेरे को दोबारा से कभी बुखार नहीं हो सकता। सेम वे थेरेपी में भी हम क्या करते हैं, जैसे कि वो हमें लगता है ट्रीटमेंट गोज लाइक, अगर आपके 1 वीक सेशन चल रहे हैं, देन इट विल बी 10 डेज में एक बार हो गया, फिर 15 डेज में हो गया, देन वी विल गो टू इवन once a month as well. These sessions are actually to recheck the person that are you feeling okay, something happened, you just share whatever happened. अगर आप बताएंगे तो we'll able to analyze that maybe you need some more addition in your ongoing therapy. So therapy को लोग ऐसे ना लें कि ये तो एक कुछ स्पेसिफिक पीरियड में, ये तो 8 सेशन में ठीक क्यों नहीं हो रहा है, 4 सेशन में ठीक क्यों नहीं हो रहा है। जैसे आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है, अगर मेरे को डेंगू का सीज़न अभी चल रहा है तो आई हैव टू मेक श्योर ऑल द चीज़ें, मेरे को सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। इन द सेम मैनर कि मैं वापस से इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड स्टेट में ना जाऊँ, उसके लिए यू नीड टू टेक केयर। जो आपको थेरेपी में चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया दैट वी वेंट आउट द थिंग्स, राइट। सेकंड कम्स कि जहाँ पे हमारी चीज़ें आती हैं, दैट आई एम डूइंग माइंडफुलनेस इज़ अ कंसेप्ट विच वी बेसिकली यूज़। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, देख के कर रहे हैं, मेरा ध्यान पास्ट में या फ्यूचर में तो नहीं है। सो हम या तो सोच रहे हैं अभी फ्यूचर में ये होगा, वर्क प्रेशर है, मेरे को ये सबमिट करना है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, या पास्ट में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। सो we have to make sure कि अभी मैं mindful होकर am I doing, like if I'm having a podcast with you, so I have to be mindful that whatever I am, I'm just here, I'm just with you, I'm not thinking what will be the future, I'm not thinking क्या हुआ past में, नहीं, I'm enjoying your company. The same manner mindfulness help you to enjoy the work which you are doing right now. So these are the 2 tips which you can make sure, and you can check with your patients as well again and again. फिर आप उसको 3 months में एक बार कर सकते हो, देन लेट द पेशेंट कम, 6 महीने में एक बार आ गया। सो इट्स मोर अबाउट कि इट्स गुड टू, अगर हम इसको एक पागलपन या उस टाइप से ना लेके जाके, इट्स अ काइंड ऑफ कि हाँ मेरे को अपने ब्रेन का हेल्थ रखना, ध्यान रखना है, तो लेट मी जस्ट विजिट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट टू मेक श्योर आई एम डूइंग ऑल ओके, ऑल फाइन। सो इसको हम एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में ना लें तो ज़्यादा आई गेस अच्छा रहेगा। आते हैं, वही बोलते हैं, आते हैं पेशेंट, बिकॉज लाइक आप 6 मंथ या 1 ईयर में अपना ब्लड चेकअप भी दो कराते हैं। हाँ, ऐसे एक रूटीन चेकअप। और ये तो मुझे लगता है कि रूटीन चेकअप तो फिर सभी को होना चाहिए। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो, अपना रूटीन चेकअप करवाते हो, तो ऐसा आपका माइंड चेकअप भी ऐसे मतलब रूटीन में होते रहना चाहिए, है ना। तो इससे आपका एक मेंटल हेल्थ का जो एक लेवल होता है वो भी पता चल जाता है। एंड इफ इट इज समवेयर सम अर्ली सिम्टम्स, तो आप उसको वहीं प्रिकॉशनली आप उसको वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैन बी डन और अर्ली ट्रीटमेंट कैन बी। एग्जैक्टली। डायग्नोस अगर अर्ली करेंगे तो ट्रीटमेंट भी अर्ली होगा एंड थिंग्स विल बी easy for us. एग्जैक्टली। मैम 4 टिप्स, लाइक जैसे हम बोलते हैं कि एप्पल खाओ, डॉक्टर को दूर रखो। तो 4 टिप्स कि ये करो तो सॉरी आपके पेशेंट्स कम हो जाएंगे। बट ऐसे कौन से 4 टिप्स ऐसे हो सकते हैं? Okay, if we are talking specifically about the depression, so as I already told too, one is venting out doesn't matter, your psychologist, your psychiatrist, your friend, your family, anyone anybody, in the house, हाँ. you can go for that.
Second, we talked about the mindfulness. This can actually help you out. But how to practice this mindfulness? Okay, so practicing this mindfulness is more related to our 5 sense organs. Okay. We have 5 sensory organs: eyes, nose, tongue. We hear with our ears, and the touch, the skin. So when I am doing mindfulness, if I have to apply right here, right now, if we can just practice it right now, I want you to just focus over me, what I am, how I am wearing, whatever I am wearing. Just use your eyes, okay? Whatever is there in the room, how Sir is looking, how I am looking, what is the mic, what is the color. I am just present right here. And जब आप ये कर रहे हैं तो you're not getting any other thought. कुछ और नहीं आ रहा है, हाँ. सिर्फ मैं यहीं पर. Exactly. That is same goes for और भी जितने मेरे सेंस ऑर्गन्स हैं. अभी मुझे सुनना है तो सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है और कुछ नहीं सुनना बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. नथिंग, जस्ट मुझे सुनना है. इट मीन्स अगर बॉस भी मुझे कोई काम दे रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पे अगर मैं माइंडफुलनेस अप्लाई करूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कितने लोग बैठे हैं, जस्ट हियर बॉस क्या बोल रहा है, आई एम जस्ट हियरिंग ऑल द थिंग्स. एंड वो आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं तो हूँ, मैं कहीं और थोड़े हूँ. द सेम मैनर यू कैन यूज ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स as a mindfulness. This is mindfulness. You're just hearing to me, just listening to me, sorry. And then just क्या हो रहा है यहाँ पे, किस चीज़ की स्मेल आ रही है, मेरे बाहर अगरबत्ती जल रही है, उसकी खुशबू मेरे को आएगी ना, तो मैं सिर्फ यही वाली खुशबू में ही हूँ. दिस हेल्प यू टू ओवरकम जो मेरे को बार आजकल लोग बहुत ना कंप्लेन करते हैं, यार हमें ओवर थिंकिंग में बड़ा करता हूँ, यहाँ बैठा हूँ पता नहीं कहाँ पे पहुँच गया हूँ. माइंडफुलनेस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल टू एक्चुअली हेल्प यू कट आउट द ओवर थिंकिंग. इट्स अ लूप गोइंग ऑन, एक थॉट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, राइट. यू हैव टू एक्चुअली कट इट आउट. उसको जब कट करोगे तो ये mindfulness is something which can help you to break that cycle, right? And 2 tips sir बताएंगे. Third one is a physical activity. वो बहुत important है, ठीक है. Like you're going to gym or doing physical activity or simple walking also if you're doing, that will help you to prevent depression or recover fast because it will release endorphin release होंगे जो ultimately brain में serotonin और dopamine के level को increase करेगी, तो that will help you out. And the fourth and most important, good sleep. Good sleep. अच्छी नींद बहुत जरूरी है. अच्छा खाना भी जरूरी है. अच्छा खाना तो जरूरी है ही, ठीक है. खाना तो देखो, खाना आप किसके लिए खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. खाना आप जीभ के लिए खा रहे हो या दिमाग के लिए खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर आप जीभ और पेट के लिए खा रहे हो फिर तो आप कुछ भी खाते जाओगे, ठीक है. पर जिस दिन आप ब्रेन के लिए खाओगे तो दैट विल हेल्प. बट अच्छी नींद बहुत जरूरी है, ठीक है. तो मैं जनरली अपने सभी पेशेंट को स्लीप हाइजीन के लिए बोलता हूँ कि मेंटेन स्लीप हाइजीन. What is it like sleep hygiene? I'm listening to this term for the first time, that's why I'm asking. Okay, like बॉडी हाइजीन होती है वैसे स्लीप हाइजीन है कि स्लीप को अच्छी कैसे लेकर आनी है. देयर फ्यू पॉइंट्स इन दैट. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फर्स्ट वन इज देयर शुड बी नो कैफीन इनटेक आफ्टर 5 PM. Okay, no coffee, no tea, no Red Bull, nothing. कोई भी कैफीन इनटेक शाम को 4 से 5 बजे के बाद नहीं करना है. Okay. रात को 9 बजे के बाद में ब्राइट लाइट एक्सपोजर 0 कर देना, लाइक मोबाइल और टीवी का. और सब लोग मोबाइल टीवी देख के ही सोते हैं. दैट इज द इशू ना. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका रेटिना स्टिमुलेट रह रहा है. जब आप सोने चले गए आपका ब्रेन तब भी स्टिमुलेट है, इसलिए आपका जो शुरू की 2 घंटे की नींद है ना वो अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही, क्योंकि आपका ब्रेन तो सोया नहीं है. नॉट गेटिंग गोइंग टू NREM डायरेक्टली. स्लीप के 2 पार्ट होते हैं, REM और NREM. तो NREM आपकी रिड्यूस होने लग पड़ती है. NREM अच्छी होनी बहुत जरूरी है आपकी अच्छी क्वालिटी की स्लीप. जब सुबह उठोगे, आप कभी सुबह उठोगे, अभी आप सुबह उठ के तो फ्रेश लगता है कि बहुत जैसा है, और कभी-कभी होता है बहुत डल हो रखा है. हाँ, सोया नहीं अच्छे से, सो गया है तो हूँ 8 घंटे बट उठकर दिमाग फ्रेश नहीं लग रहा, बिकॉज NREM कम हो गई है. NREM अच्छी होगी, नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप होती है वो अगर अच्छी होगी तो आपकी वो एकदम डीप स्लीप होती है, उसमें ब्रेन कुछ नहीं कर रहा. हमारे जितने सपने हमको REM में आते हैं, तो अगर NREM ज़्यादा तो मतलब सपने कम आ रहे हैं, सपने कम आ रहे तो ब्रेन डीप सोया है. तो मैं स्लीप हाइजीन पे जो बात कर रहा था उसमें ये मोबाइल टीवीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है. थर्ड थिंग इज रात को खाना खा के लाइट वॉक करो, थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए वॉक करो. इट शुड नॉट बी ब्रिस्क, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, मसल को टायर नहीं करना. ठीक है, थक जाएंगे तो मसल में पेन रहेगी तो नींद अपने आप से डिले हो जाएगी, मुश्किल आएगी. देन फोर्थ, आपका जो सोने का कमरा दैट शुड बी एब्सोल्यूट डार्क. ठीक है, एकदम डार्क कमरे में सोना है, क्योंकि डार्कनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देखो पहले जब लाइट नहीं हुआ करती तो हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म जो भगवान ने बना के दिया था वो ऐसा था कि दिन ढलेगा,
आपका बॉडी में जो है वो स्लीप वाले जो हार्मोन है मेलेटोनिन वो बढ़ने लगते हैं हाँ। और उसके बाद आपको अपने आप से नींद आ जाएगी जैसी रात हो जाएगी। और जब हम्म। सुबह जैसी सूरज निकलेगा मेलेटोनिन का लेवल कम होने लगता है। आपकी आँख खुल जाती है इसको और सिकार्डियन रिदम, भगवान ने तो ये रिदम ऐसे बनाया, पर जब आर्टिफिशियल लाइट्स और इन सब से जो है हमने उस सिकार्डियन रिदम को गड़बड़ कर दिया है सब। ठीक है, हम रोशनी में रहते हैं तो मेलेटोनिन बनता नहीं है, ब्राइट लाइट में रह रहे हैं बहुत सारे देर तो मेलेटोनिन बनेगा नहीं तो हमें स्लीप इंड्यूस नहीं होगी, अच्छी नींद नहीं आएगी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हमें वो रूम एब्सोल्यूट डार्क होना चाहिए और डेली अपनी नींद का टाइम लगभग एक जैसा ही रखना है कि अगर 10 बजे सोती हूँ तो 10 बजे आई शुड कम ऑन बेड। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्लीप हाइजीन। फिर सोने के कमरे का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। ओके। ठीक है, अपनी बाकी एक्टिविटीज आप बाहर करो, जब आप रूम में आ रहे हो तो आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए ये कमरा मीन्स सोना है बस, मुझे सोना है। जब आप बेड पे आए तो मैं सोने जा रहा हूँ, यानी कि बेडरूम में ऐसा लेट के ऐसा टीवी देख रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ रख रही हूँ फिर सोने जा रही हूँ, छोड़ना टपन लग जाए। टीवी देखो बाहर बैठ के, जब सोने का कमरा इज फॉर स्लीप ओनली। मतलब ये है कि बेडरूम से तो टीवी हटा ही दो बिल्कुल, मतलब एक अगर अच्छा आपको मेंटल हेल्दी स्लीप चाहिए, स्लीप अच्छी स्लीप हाइजीन चाहिए तो वो बेटर। तो दीज आर जनरल टिप्स फॉर स्लीप हाइजीन, जिससे कि स्लीप आपकी अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप। और क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होने से बहुत सारी मेंटल इलनेस मेरे हिसाब से कि प्रिवेंट हो सकती है। आई हैव सीन। मतलब मुझे मेरे रूम से टीवी रिमूव करना पड़ेगा। बेडरूम से एग्जैक्टली। आई मीन मतलब ये मुझे लग रहा है कि जितना हम डिस्कस करते जा रहे हैं ना, हम उतना इस चीज़ के अंदर घुसते जा रहे हैं। मतलब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि जिसको मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 घंटे के एपिसोड में हम इसको। अभी तो हम एक डिप्रेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल स्किज़ोफ्रेनिया इज देयर, OCD is there, anxiety is there, there are multiple mental illness. We are just discussing a tip of iceberg. तो मतलब मुझे आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब करते रहना पड़ेगा कि हमने अभी आज इस बार डिप्रेशन डिस्कस किया है, नेक्स्ट टाइम हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे उसकी, तो सर बी प्रिपेयर्ड। नहीं पर सीरियसली आप लोगों के साथ बैठ के ना मेरे खुद के भी बहुत सारे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ती रहती हूँ, या मैंने थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि चलो ये जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से हम उठा लेते हैं। तो लेकिन जब आप किसी टेक्निकल इंसान के साथ बैठते हो ना, जिसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मास्टरी है, वो ही आपको समझा सकता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और मतलब बाहरी ज्ञान तो बहुत सारे लोगों से मिलता रहता है, exactly. लेकिन जो उस चीज़ का मास्टर है वो ही आपको, एक होता है ना वो शेफ़ ही आपको अच्छा खाना बना के खिला सकता है, कि अगर वो बोलते हैं ना माँ के हाथ का खाना इज ऑलवेज टेस्टी, लेकिन अगर वही चीज़ हम कोशिश करते हैं तो वो एक अलग सी चीज़ होती है, क्योंकि उनको एक्सपर्टीज़ होती है इतने सालों की। exactly. आप अपने कपड़े दर्जी से सिलवाते हैं, हाँ, तो जाएंगे नहीं कि खुद तो सिल नहीं सकते। एग्जैक्टली। नहीं सर, बट थैंक यू सो मच, एंड मैम रियली थैंक यू सो मच टू, आपने अपने इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। एंड येस, मतलब मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके के एपिसोड्स की हमको और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बी प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम फिर से आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आज जिद्द दिल के सेट पे आने के लिए।